नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे संभावित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये आपके लिए एक मॉडल पेपर की तरह है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर वो चयन किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और ये आपकी जो परीक्षा जो बायोलॉजी विषय से होने वाली है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री साबित होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इनका लाभ ले पाएं। और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके के पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के का संकलन और भी इसी तरीके से आपके लिए मॉडल पेपर लाए जाएं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देख लेते हैं इन प्रश्नों को जल्दी से। ठीक है, ये जो 2026 के लिए एक नमूने का प्रश्न पत्र बनाया गया है जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए, यहां आप देख सकते हो बायोलॉजी विषय के लिए है। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं प्रश्नों को। ये आपके एमसीक्यूज हैं, सही विकल्प चुनने हैं। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है इन एंजियोस्पर्म प्लांट द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका पहला ही चैप्टर है बायोलॉजी का, उसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पुष्प, फ्लावर। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है। ठीक है, और फ्लावर की अगर स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप इस तरीके से फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें स्टामेन बनाए मैंने। ठीक है, इन सभी को मिलाकर अपन एंड्रोशियम कहते हैं। और ये जो सबसे अंदर वाला भाग है ये आपका गाइनोशियम वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसमें अपन और देखें तो यहां पर बाहर की तरफ इसमें कलर्ड दल पुंज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ड्रॉ कर लें तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और यहां पर इस पे ग्रीन कलर के बाह्य दल भी होते हैं, ये इसका पुष्पासन है और ये पुष्प का व्रंत है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पर बाह्य दल पुंज जिसकी इकाई बाह्य दल होती है, नंबर 2 पर दल पुंज जिसकी इकाई दल होती है, नंबर 3 पर पुमंग जिसकी इकाई पुंकेसर, नंबर 4 पर जायांग जिसकी इकाई को अपन कार्पल स्त्री केसर कहते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, फिर ये ट्यूब वाला भाग वर्तिका, और फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय। ठीक है, जिसके अंदर बीजांड भरे होते हैं। तो ये अंदर की तरफ मैंने इसमें ओव्यूल लगाए हैं, ओव्यूल बीजांड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चित्र भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। ओंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। द डिजीज कॉज्ड बाई एक्टिवेशन ऑफ ओंकोजीन इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कैंसर, एड्स और अस्थमा। ये बीमारियां को नाम दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर। ठीक है, ओंकोजीन की सक्रियता से कैंसर होता है। ठीक है, और कैंसर में आपको 2 ट्यूमर याद रखने हैं, एक का नाम होता है सुदम और एक का नाम होता है दुर्दम। सुदम ये तो ऐसे समझ लो ऑपरेट कर दिया जाता है और व्यक्ति बच जाता है, लेकिन दुर्दम में नहीं बचता है। तो सुदम ऐसे समझ लो ये कैंसर है सीधा, और दुर्दम ये दुर्दशा करने वाला कैंसर है जिसमें व्यक्ति को के लिए ये बहुत घातक होता है। ठीक है, और ये ब्लड के इस ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो ब्लड के साथ फ्लो करती हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स में जाके वहां भी ट्यूमर बना लेती हैं, इसीलिए ये घातक प्रकार का ट्यूमर है। ठीक है, और कैंसर के बचाव के लिए जो निदान करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो निदान के लिए अपन क्या क्या करा सकते हैं इसमें, तो जैसे कि एमआरआई है ना, सीटी स्कैन, और एक और होता है जैसे कि बायोप्सी, बायोप्सी ये करवा सकते हैं अपन। ठीक है,
परागकोश के चित्र को देखें तो मैं इधर एक परागकोश का चित्र ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। इसकी टीएस वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस। इसमें जो दूसरी लेयर है वो मैंने बनाई इधर एंडोथीशियम। इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे कहते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत, जो कि 1 से 3 लेयर की होती है। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप सुनते चलें। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये लेयर इसकी एंडोथीशियम सॉरी टेपिटम, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से यहां पर इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया रहती हैं चारों, जो आके चल के पोलन चैम्बर बनाती हैं। और इनके अंदर जो सेल्स भरी रहती हैं उन्हें स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। सेल्स का जो ग्रुप है उसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बाहर की तरफ इसमें होती है एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे होती है एंडोथीशियम। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तब ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। फिर है मिडिल लेयर, और नंबर 4 पे है टेपिटम, और सबसे अंदर की तरफ है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनका कॉम्बिनेशन याद रखना है। आगे देखें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके लिए देखिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। देखो सबके पीछे एज लगा है, इसका मतलब ये सारे के सारे एंजाइम हैं। लेकिन हमसे ये पूछा गया है डीएनए को काटने वाला, डीएनए खंड को काटने वाला, तो डीएनए को काटने वाला होता है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम ये डीएनए को विशेष बिंदु से काटता है, विशेष बिंदु से ये डीएनए को कट करता है। देखो प्रतिबंधन एंजाइम जिन्हें की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो उस प्रतिबंधन एंजाइम जो सबसे पहले खोजा गया था उस प्रतिबंधन एंजाइम का नाम है हिंड सेकंड, ठीक है। और ये प्रथम फर्स्ट था, पहली बार खोजा गया था ये प्रथम। इसके अलावा एक प्रतिबंधन एंजाइम और है जिसको अपन कहते हैं इको आर फर्स्ट। एस्चेरिया कोलाई जीवाणु से प्राप्त किया गया ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो जी और ए के बीच से, ग्वानिन और एडिनिन के बीच से डीएनए में कट लगाता है, ठीक है। तो जैसे जी ए टी टी सी, तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। तो डीएनए की आपको पता है डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक का अगर हमें सीक्वेंस ज्ञात है तो हम दूसरे का सीक्वेंस आसानी से निकाल पाते हैं। तो जैसे सी के साथ ग्वानिन जुड़ता है, टी के साथ एडिनिन जुड़ेगा, तो यहां भी थाइमिन के साथ एडिनिन जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा, और जी के साथ सी जुड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और याद रखनी है, साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, थाइमिन और इस एडिनिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए को सरफेस से कट करता है, एंडोन्यूक्लिएज अंदर से कट करता है। और ये जो इको आर फर्स्ट है ये हमेशा जी और ए के बीच से कट लगाता है, तो ये डीएनए यहां से कट होगा, यहां से कट होगा इस तरीके से, और ऐसे ये कट होगा तो ये वाला भाग अलग चला जाएगा और ये वाला भाग अलग चला जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इको आर फर्स्ट डीएनए को कहां से काटता है, तो जी और ए के बीच से काटता है, ग्वानिन और एडिनिन के बीच में काटता है, और ये पैलिंड्रोमिक कट लगाते हैं। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, जैसे मैंने इधर ये 5' to 3' लिखा,
तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। चाहे मैं इसे ऐसे पढ़ूं और मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो सेम कॉम्बिनेशन आता है, जैसे GAATTC, तो इधर से भी पढ़ेंगे तो GAATTC आएगा। तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोमिक डीएनए है। कौन सा है? पैलिंड्रोमिक डीएनए है। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? बैक्टीरिया से। और इनका जो पहला डिजिट अक्षर होता है ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वंश को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कैपिटल लेटर से होता है। और जो दूसरा होता है जो कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जाति को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी का इसका स्टेन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में, जो बैक्टीरिया से निकलते हैं। प्रथम खोजा गया था हिंड सेकंड, एक है इकोआर फर्स्ट जे एस्चेरिडिया कोलाई से प्राप्त किया गया था। हिंड सेकंड को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। इकोआर फर्स्ट है, ये ग्वानिन और एडिनिन के बीच में कट लगाता है। एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज डेजिग्नेटेड, मतलब किस रूप में इसे दर्शाते हैं? तो इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से दर्शाते हैं। जनसंख्या घनत्व को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होगी? द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम विल बी। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, पहली बात। ये जो टर्नर सिंड्रोम नाम का जो विकार है ये फीमेल्स में होता है, ये महिलाओं में होता है। इन महिलाओं जैसे लक्षण कम होते हैं, इनमें अंडाशय का विकास भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 44 प्लस एक्स होते हैं। ठीक है, अर्थात एक एक्स नहीं है, तो इसमें टोटल जो क्रोमोसोम 46 होने चाहिए थे, 46 होने चाहिए थे, इस महिला में 45 गुणसूत्र मिलते हैं। तो ये एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है, तो इसमें ये कंडीशन पाई जाएगी 44 प्लस एक्स। ठीक है, चाहो तो इसे x0 भी लिख सकते हैं और नहीं लिखें तो x भी लिख लें। 44 ये अलिंग गुणसूत्र हैं, ये ऑटोसोम्स हैं, अलिंग गुणसूत्र हैं, और ये लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र है ये, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। आगे चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनते हैं। 200 सेकेंडरी स्पर्म सेल से 400 स्पर्म बनेंगे, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे 2 सेल बनती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 और सेल बनेंगी, और इससे ये स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड एन होगा। और ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होगा, और ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड होगा। इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनते हैं तो यहां पर एक डिवीजन होगा जिसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा तो डिवीजन यहां पर भी मियोसिस होता है, लेकिन वो की मियोसिस सेकंड है, जो कि माइटोसिस के जैसा ही होता है। माइटोसिस के जैसा ही होता है, इसलिए केवल नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपसे पूछा गया था कि अगर हमें, क्योंकि एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, तो आपसे पूछा गया सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है अगर इनकी संख्या 200 होगी तो फिर आपके स्पर्मेटिड की संख्या 400 होगी और स्पर्म भी 400 बनेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछा जाए तो इनकी संख्या फिर 100 आएगी। तो आप क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करें। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे चलिए, डीएनए के अणु में
एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो आपका आंसर आएगा 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। जैसे डीएनए में एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है और ग्वानोसिन के साथ साइटोसिन जुड़ती है 3 बंध से। तो ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, आपको ये चीज याद रखनी है। अगला है पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से प्राप्त किया गया है, फंजाई से प्राप्त किया गया है। तो पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। और किसने प्राप्त किया था? तो आपको आंसर याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यह काम किया गया था। अगला है ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया हो, जिनकी मतलब जीन में बदलाव किया गया है, जीन में हेरफेर किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है। तो उस अब जो नया जीव बनाया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, उसे जीएमओ कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला है प्रथम सबसे पहले प्राप्त की गई ट्रांसजेनिक काउ, है ना। नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी। गाय का नाम क्या है? रोजी। प्रथम पारजीनी गाय का नाम रोजी है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के लिए मुख्य सोर्स क्या है? तो आपका आंसर आएगा सन। एवरी इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन सन फॉर एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और साथ ही आप संदीपनी क्लासेस पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं या पुराने हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो भी मिलने वाले हैं, क्योंकि इस संदीपनी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपको केवल कक्षा 9th से 12th तक के विद्यार्थियों को के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही हम कंपटीशन के बेस पर भी क्लास निकालते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, और उनके लिए भी बहुत समान रूप से उपयोगी रहते हैं ये सेशन। तो आप उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी और बेहतर कर पाए। हम आगे और कोशिश करने वाले हैं कि इस पर जीके की क्लास भी लगाई जाए। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जीके की क्लास भी हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा टाइम कम है, टाइम मिलता है तो अपन उसको भी शुरू करेंगे। और आपकी तैयारी तो बेहतरीन चली रही है, उसे और बेहतर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। आगे देखें सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स से संबंधित ये प्रश्न है। तो GIFT, आपको पता है GIFT का पूरा नाम? अगर आप आता है GIFT का पूरा नाम तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ये जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे कि नहीं। GIFT के माध्यम से तो हम ऐसे बंद दंपत्ति जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए बच्चे पैदा करने में सहायक एक तकनीक है GIFT। ठीक है, तो ये तो मतलब बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए यूज करने वाली एक टेक्निक है। इसका मतलब ये क्या जन्म दर को नियंत्रित नहीं करती है? ये तो बढ़ाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। GIFT इज मेथड ऑफ कंट्रोल बर्थ रेट, ये फॉल्स है, क्योंकि GIFT इट इज फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, बंध्यता के निवारण के लिए GIFT को अपनाया जाता है। अगला है निएंडरथल मानव की कपाल गुहा 1400 सीसी क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? तो 1400 होती है। ये बात सही है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ये भी सही है। ठीक है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, ये ट्रू है। जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ये तो पर्यावरण के हितैषी होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स,
ये हार्मफुल नहीं होते इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि जो बायो पेस्टिसाइड हैं ये तो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, हमें इनका उपयोग कृषि में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण वृषण में होता है? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। कार्पस ल्यूटियम तो ओवरी में पाया जाता है, और ओवरी में पाया जाता है मतलब ये तो फीमेल के अंदर बनेगा। ठीक है, और वृषण चूंकि मेल के अंदर होते हैं इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। ठीक है, और चलते हैं हम आगे। मैच मेकिंग करानी है तो ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम नंबर सॉरी खांसी बहुत आ रही है, कॉलम ए और कॉलम बी। देखिए, एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा होता है? एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कैसा होता है? तो आपका आंसर आएगा ये 7 कोशिकीय होता है। और अगर इसमें केंद्रक की बात की जाए तो इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? न्यूक्लियस केंद्रक, तो आपका आंसर आएगा न्यूक्लियस होते हैं इसमें 8। अगला है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी कौन सा मेंबर करता है? तो आपका आंसर आएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमण करती है? तो आपका आंसर आएगा स्पोरोजोइट। याद रखें, स्पोरोजोइट ये संक्रमण करती है। स्पोरोजोइट संक्रमण अवस्था है, संक्रमण फैलाने वाली संक्रमणकारी अवस्था है स्पोरोजोइट। अच्छा, मलेरिया की वाहक कौन होती है? वाहक वेक्टर, वेक्टर होती है फीमेल मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अच्छा, मलेरिया कितने प्रकार का है? तो आपका आंसर आएगा 4 प्रकार का। इसकी प्लाज्मोडियम की 4 प्लाज्मोडियम जो है ना, इसकी 4 स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। मैंने चारों नाम बोले, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इनमें से प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे घातक प्रकार का मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम क्या है? समजातता मतलब होमोलॉगी, समजातता। तो इसके लिए जो मैचिंग होगी वो होगी अविशारी नहीं अपसारी, अपसारी विकास को दर्शाती है ये। ठीक है, अपसारी विकास को ये दर्शाती है। ठीक है, होमोलॉगी अपसारी विकास को दर्शाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अभिसारी को नहीं दर्शाती, अपसारी को दर्शाती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये दर्शाती है। अगला है पैलिंड्रोम। क्या होता है? तो पैलिंड्रोम अब पैलिंड्रोम का मतलब होता है डीएनए के सेगमेंट पर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जो सीक्वेंस है प्यूरिन और पिरिमिडीन का वो सेम होगा दोनों स्टैंड पर। तो ठीक है, तो जैसे यहां पर ऑप्शन दिया है GAATTC, तो ये पैलिंड्रोम के लिए है। म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता, सहोपकारिता इसमें दोनों को लाभ होता है, तो प्लस प्लस के इसमें आइकन लगे हुए हैं, तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस। ZIFT का पूरा नाम लिखिए। ZIFT तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं ZIFT को। आप कमेंट करके बताएंगे GIFT का पूरा नाम, GIFT का पूरा नाम आप कमेंट करेंगे। ZIFT का है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण क्या है? तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण क्या है? P² प्लस 2PQ प्लस Q² बराबर 1। ये आपको याद रखना है। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रसायन का नाम क्या है? राइट द नेम ऑफ द हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन टोबैको। तो इसका राइट आंसर होगा निकोटीन। आंसर क्या होगा? निकोटीन। इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं? वाई विच बॉन्ड आर द 2 चेन्स ऑफ इंसुलिन हेल्ड टुगेदर
डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। IUCN का पूरा नाम पूछा गया है, राइट द फुल नेम ऑफ IUCN। तो इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे से याद करके रखें। अगला प्रश्न है, देखिए, जनसंख्या विस्फोट के कोई दो कारण लिखे गए हैं, राइट टू रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसमें देखिए जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है, जब मृत्यु दर में कमी हो जाए, ठीक है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाए या सुधार हो जाए, और कम उम्र में विवाह कर दिया जाए। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं, इनकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला है प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको याद कर लें बहुत अच्छे से। एमनियोसेंटेसिस क्या है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? तो इसका आंसर क्या है, देखिए, यह एक भ्रूणीय परीक्षण तकनीक है, यह एक भ्रूणीय परीक्षण तकनीक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का उपयोग करके भ्रूण के गुणसूत्रीय विकारों और लिंग का पता लगाया जाता है। देखिए एक्चुअल में ये जो तकनीक है, ये केवल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है और लिंग का पता लगाया जाता है और कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस का आजकल दुरुपयोग भी होने लगा है। एक्चुअल में ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एम्ब्रियो स्टेज में बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी क्रोमोसोम के कारण हो सकती है, उसका पता लगाने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज में लाई जाती है। अगला है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो छिपा रहता है उसे रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जैसे मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहां पर लंबापन प्रभावी है और बोनापन अप्रभावी है, लेकिन ये जो बोनापन है वो F2 पीढ़ी में अपीयर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है पूरी तरीके से, वो F2 पीढ़ी में जाता है। आगे देखिए, अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, अभी मेंडल ने कहा कि जब हम दो मटर के दो पौधों के बीच में, लंबे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस कराया था, तो फिर लंबा पौधा प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में, इसीलिए वो प्रभावी है, और जो बोना पौधा है वो F1 पीढ़ी में नहीं आया था, वो अप्रभावी है, जो कि F2 में जाता है। लेकिन यहां पर एक टर्म आया, देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट मतलब प्रभावी तो है लेकिन आधा है, पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। और इसके लिए जो आपको याद रखना है वो श्वान पुष्प की वंशागति, श्वान पुष्प की वंशागति अप्रभावी मतलब अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाती है। स्नैपड्रैगन भी कह सकते हैं, एंटीराइनम, कोई भी नाम आए। जब F1 पीढ़ी की संतति किसी भी जनक से मेल नहीं खाती हो, दोनों जनकों के बीच की हो, अर्थात एक नया लक्षण प्रदर्शित कर दे, तो उसे श्वान कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। और एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। देखिए यहां पर क्या हुआ, स्नैपड्रैगन में लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। न तो वो लाल है पूरी तरीके से, ना वो सफेद था, दोनों के बीच का था, एक नया कैरेक्टर आ गया था। इसीलिए हमने इसको कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। आगे चलें और देखते हैं व्हाट इज डाइवर्जेंट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अपसारी जैव विकास क्या है? जब एक ही पूर्वज से विभिन्न प्रजातियां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अनुकूलित होकर विकसित होती हैं, यह समजात अंगों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अपसारी विकास के लिए अनुकूलीकरण काम में लिया जाता है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा समजात अंग क्या होते हैं, तो ऐसे अंग हैं जिनकी जो आंतरिक बनावट है वो समान हो लेकिन उनके कार्य अलग अलग हों,
तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। और ये जो समजात अंग हैं ये आपके अपसारी जैव विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न इसी के अथवा में देखिए, वैज्ञानिक मिलर नाम के साइंटिस्ट ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में किन किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया था? तो आपको याद रखना है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और जलवाष्प। ठीक है, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इन्हें 2:1:2 में लिया था जलवाष्प के साथ। तो अगर रेशियो पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, नहीं तो आपको सीधा सीधा याद रखना है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। ठीक है, आगे देखिए बायोगैस का घटक, मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होती है मीथेन। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। और बायोगैस, जिसे कि गांव में गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, गोबर गैस, ये वास्तव में किससे बनती है? तो ये गोबर से बनती है। और ये गैस बनाने वाला जो जीवाणु है, तो उस जीवाणु को अपन कहते हैं मीथेनोजन। क्या कहते हैं? मीथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। तो मीथेनोजन बैक्टीरिया या जीवाणु कहते हैं। कहाँ मिलता है? तो रूमिनेंट पशुओं की आंत में ये मिलता है मीथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या है? यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणुओं को 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन, 1 लीटर पानी में कितनी ऑक्सीजन खर्च हो रही है? किसके लिए? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीव जिसे काम में लेते हैं, इसी को कहते हैं BOD। मतलब BOD अगर ज्यादा है तो वो जल उतना ही प्रदूषित होगा, और BOD जितनी कम है वो जल उतना ही शुद्ध होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा BOD उतना ज्यादा प्रदूषण। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required by bacteria to decompose organic matter presents in 1 liter of water. High blood indicates high pollution. ठीक है, सॉरी, high BOD indicates high pollution. ठीक है, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि पिछली बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हो सकता है आपको इनमें से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। जैव विविधता की क्षति, जैव विविधता को घाटा किससे हो रहा है? राइट एनी 2 रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें है देखिए, जो जंगली जीव हैं, जितने भी पक्षी हैं, इनके हमने आवास को खराब कर दिया है। तो आवास का विनाश और विखंडन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब हमारे लालच की वजह से, लालच अगर बढ़ जाए आदमी का तो बायोडायवर्सिटी को हानि होती ही है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन इन सिचु कंजर्वेशन एंड एक्स सिचु कंजर्वेशन। तो देखिए, स्वस्थानीय का मतलब होता है किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को उसी के वास स्थान में, उसी के हैबिटाट में उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये स्वस्थानीय या इन सिचु होता है। और एक्स सिचु या फिर बहिस्थानीय का मतलब होता है किसी भी जानवर या किसी भी पेड़ पौधे को उसके मेन हैबिटाट से हटाकर आर्टिफिशियल हैबिटाट में सुरक्षित रखना। ठीक है, जैसे जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में अगर किया जाता है तो उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, जैसे कि नेशनल पार्क। और बहिस्थानीय संरक्षण, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम स्थान पर संरक्षित किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर, जू और जीन बैंक। ठीक है, अगला देखिए, बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार रोका जाता है? बायोपायरेसी मतलब
एक तरीके की ये चोरी है, किसी के संसाधनों की चोरी करना, कॉपी करना। हाउ कैन बायो पेटेंट प्रिवेंट्स बायो पायरेसी? तो बायो पेटेंट आविष्कारक को जैविक संसाधनों के उपयोग का विशेष कानूनी अधिकार देता है। बायो पेटेंट आविष्कारक, जिसने भी आविष्कार किया है, उसको जैविक संसाधन के उपयोग का विशेष कानूनी अधिकार देता है। यह किसी अन्य देश या कंपनी को बिना अनुमति के उस जैविक संपदा का व्यावसायिक उपयोग करने से रोकता है। तो बायो पेटेंट गिव्स एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स टू द इन्वेंटर, आविष्कारक, फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। इट प्रिवेंट्स अदर कंट्रीज और कंपनीज from commercially using that bioresources without permission। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कोई दो एप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं। तो ये कीट प्रतिरोधी फसलें बनाना जैसे कि बीटी कॉटन, और पोषक मान बढ़ाना जैसे कि गोल्डन राइस, जो कि विटामिन ए से भरी हुई भरपूर होती है। ठीक है। तो इसमें क्रिएटिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे कि बीटी कॉटन, और इनहांसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे कि गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए होती है। ठीक है। अगला है सहजीविता और सहभोजिता में कोई दो अंतर पूछे गए हैं। सहजीविता मतलब म्यूचुअलिज्म, तो इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है जैसे कि लाइकेन। ठीक है। शैवाल प्लस कवक के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहते हैं, जो दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा रहता है, घाटा किसी को नहीं है। तो हम इसमें प्लस प्लस का साइन लगाते हैं। तो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इसको भी फायदा होता है तो प्लस लगाया, और इसको भी फायदा होता है तो प्लस लगाया। सहभोजिता कॉमनसेलिज्म, इसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होता है न हानि होती है। इसका मतलब जो स्पीसीज ए है, स्पीसीज ए ये तो प्लस में रहती है हमेशा, लेकिन जो स्पीसीज बी है, इस बी को न तो लाभ होता है न हानि होती है, तो अपन जीरो लगाते हैं। जैसे घास में पशु चरते हैं तो उनकी वजह से पेड़ पौधे हिलते हैं, और पेड़ पौधे हिलते हैं तो उनमें बैठे कीड़े बाहर उड़ते हैं जिन्हें बगुला खा रहा है। इसका मतलब गाय को बगुले से कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन बगुले को फायदा हो रहा है, उसको भोजन मिल रहा है। अर्थात एक जाति को लाभ हो और दूसरी जाति को न लाभ हो न हानि हो, उसे कहते हैं सहभोजिता। ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको याद कर ले। समष्टि के जो आयु पिरामिड हैं ए, बी और सी, इसका अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो इसका चित्र यहां नहीं है, लेकिन आपने किताब में देखा होगा, इसके चित्र इस तरीके से दिए हुए हैं, अलग अलग डायग्राम हैं, इस तरीके से एज के पिरामिड्स दिए गए हैं, इस तरीके से। एक तो ऐसे है, ऐसे भी पिरामिड है। ठीक है। आप अपनी किताब में इन पिरामिड्स को देख के जाना, हो सकता है इस बार ये आयु के पिरामिड परीक्षा में पूछे जाएं, तो आप इनको याद रख लेना। इसमें स्थिर जनसंख्या, घटती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या को पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें आप इसी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहां पर डायग्राम नहीं है। ठीक है। विभिन्न आयु वर्गों का जो इसमें ड्रॉ किया जाता है, उसमें जन्म पूर्व की संतति ली जाती है, जनन करने वाली ली जाती है, और जन्मोत्तर संतति इसमें ली जाती है। ठीक है। जैसे जन्म पूर्व की ले लो, जनन क्षम ले लो, और जन्मोत्तर ले लो। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप आयु पिरामिड को किताब से डायग्राम को अच्छी तरह देख कर जाएं। परीक्षा में इनके इस बार आने की खूब संभावना है, और ये आपको परीक्षा में मिल भी सकता है। जब एग्जाम होगा तब हम ये बताएंगे कि आपको कितने प्रश्न हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं, बायोलॉजी से संबंधित क्लास 12th की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे जब परीक्षा हो जाएगी कि हमारे पढ़ाए हुए में से कितने आए, क्योंकि हमारा फोकस है आपकी एग्जाम को टारगेट करना, पैसे कमाना नहीं है। पैसे कमाने के लिए
बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपको मिल जाएंगे जो आपको पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल्स मिलेगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर तो सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। ठीक है, यहां आप आओगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, संदीपनी क्लासेस बाय डी वशिष्ठ सर, इस पर आपको आपके भविष्य को सिक्योर करने का कंटेंट मिलेगा। आप अभी 12th कर रहे हो तो 12th के लिए तो उपयोगी है, साथ में आपको यहाँ पर जो वीडियोस मिलते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भविष्य में आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर हमारे वीडियो से संबंधित प्रश्न आपको वहां भी मिलेंगे। तो इसलिए आप ट्रस्ट बनाए रखें और जुड़े रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आगे देखिए, जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है, तो स्त्री है जो फीमेल है, जो फीमेल है वो सामान्य है, लेकिन जो मेल है वो, जो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो मेल है उसके अंदर क्या है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, तो मैंने सी लगा दिया है। इसका जो एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उस पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद रहता है, और जब इनकी शादी होती है तो इनके द्वारा उत्पन्न जो संततियां हैं, तो इसके मैं युग्मक बना दूं, जैसे एक्स एक्स बनेगा, और इसका युग्मक बना दूं तो ये बनेगा, तो ये बने। अब इनका कॉम्बिनेशन कराया तो देखिए एक्स और ये वाली एक्स, मैंने दोनों को अलग से लिख लिया। ठीक है, अब इस में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। इस एक्स के साथ इस एक्स का कॉम्बिनेशन आया तो ये आई कंडीशन, फिर इस एक्स के साथ इस वाई का कॉम्बिनेशन आया तो ये वाली कंडीशन आएगी। अब इस एक्स के साथ ये वाली कंडीशन आएगी, फिर ये वाली कंडीशन आएगी। तो मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूं, एक्स सी और वाई, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। अब मैं इनको इस तरीके से बता देता हूं, ये इसके साथ जुड़ा तब ये आया, फिर इसके साथ जुड़ा तब ये आया, फिर इसके साथ ये जुड़ा तब ये आया, और ये आया। तो आप यहां देखिए बनने वाली संतति में ये फीमेल है, ये भी है, तो ये तो इस इनमें तो रोग आएगा, लेकिन ये देखिए ये दोनों सामान्य आएंगे। अब अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतानों की वर्णांधता की वंशागति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप चित्र तो ऐसे बना के आओगे, है ना। अब इसका उत्तर क्या है, देखिए सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष, इनके बीच में जब शादी हुई तो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो उसमें जो पुत्रियां होंगी वो सभी वाहक होंगी, कैरियर होंगी, लेकिन वो देखने में सामान्य होंगी, और जो पुत्र होंगे वो सभी सामान्य होंगे। तो आप यहां देख पा रहे हो ये वाला जो पुत्र है और ये पुत्र है, ये दोनों सामान्य हैं, लेकिन ये वाहक हैं। और इनको वेक्टर या वाहक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें रोग नहीं होता है, ये केवल अगली जनरेशन में इस बीमारी को ट्रांसफर करेंगी। और इसमें क्योंकि 2x क्रोमोसोम है तो ये जो आपका कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो इफेक्ट नहीं दर्शा पाता, क्योंकि यहां पर एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, वहीं पर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए यहां पर यह कंडीशन रोगी आती है, ये रोगी होता है। लेकिन महिलाओं में ये कंडीशन वाहक या वेक्टर की होती है। महिलाएं इस रोग की रोगी कब होंगी, जब दोनों क्रोमोसोम पर इसका जीन मौजूद हो, तब ये कंडीशन महिलाओं के लिए होगी रोगी। लेकिन अगर एक पर है तो ये कंडीशन होगी महिलाओं के लिए वाहक, वेक्टर। आगे चलें। प्राय पुरुषों में हीमोफीलिया रोग हो जाता है, लेकिन स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। वही बात है,
पुरुषों में एक्स वाई प्रकार का गुणसूत्र होता है। अगर इस पर हीमोफिलिया का जीन मौजूद है तो ये पुरुष रोगी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है। और जबकि महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक पर हीमोफिलिया का जीन मौजूद है तो ये महिला रोगी नहीं होगी, ये केवल वाहक होगी जो अगली पीढ़ी में रोग को पहुंचाने का काम करती है। अगर महिलाओं के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया का जीन मौजूद हो तब ये महिला रोगी हो जाएगी, तब ये रोगी होगी महिला। ठीक है, अब उत्तर देखिए। हीमोफिलिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए यदि उस पर रोग का जीन आ जाए तो वह रोगी हो जाता है। स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, यदि एक पर जीन हो तो दूसरा सामान्य गुणसूत्र प्रभाव को दबा देता है, जिससे महिलाएं वाहक बनती हैं। स्त्री को रोगी होने के लिए दोनों एक्स गुणसूत्र पर जीन होना, हीमोफिलिया का जीन होना आवश्यक है, जो कि ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयर होती है। तो हीमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मैन हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, सो ए सिंगल अफेक्टेड जीन मेक्स देम डिजीज। Women have two X chromosomes. The normal X masks the affect ones, making them carriers. ठीक है, Women get the disease only if both X chromosome are affected, which is rare. जबकि ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? इसके कोई 3 कारण लिखने हैं। तो देखिए, माता का जो दूध है उसमें एंटीबॉडीज IgA पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रम, जो कि पहली बार निकलने वाला जो दूध है, जो शिशु रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, पोषण से भरपूर होता है, तो शिशु के विकास के लिए इसमें आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला, यह आसानी से पचने योग्य भी होता है। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन रिच होता है, डाइजेशन के लिए इजी होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रम में किस प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो IgA प्रकार के पाए जाते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया है, तो शुक्राणु जनन की क्रिया का देखो केवल आरेख बनाना है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो मैंने यहां बनाई ये स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इसमें डिवीजन होगा, फिर इसमें डिवीजन होगा। इस तरीके से इनमें डिवीजन होते रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ये सब 2n है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिवीजन होते हैं वो कौन से होंगे? माइटोसिस। कौन से होंगे? माइटोसिस। अब इससे बनेगा, इसमें डिवीजन करा दूं मैं, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, तो इससे सेल बनेंगी ये हो जाएंगी N, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट को अपन रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जो 2 कोशिका बनाता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या को आधा आधा कर देता है। इनमें फिर से डिवीजन हो तो इससे फिर कोशिकाएं बनेंगी, और ये कोशिकाएं भी होंगी N। तो यहां पर जो डिवीजन हुआ वो है मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चित्र बना के आना है। इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये है आपके स्पर्मेटिड, जो कि स्पर्म बनाएंगे बाद में। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस होगा इनमें, और स्पर्मियोजेनेसिस होगा इनमें तो स्पर्म बनते हैं। तो यहां पर बनेंगे इस तरीके से स्पर्म। तो इसे यहां पर जो घटना हो रही है इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ये यहां पर हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आरेख बना के आना है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने रजिस्टर में लिख लें, वैसे आपने याद कर लिया होगा क्योंकि फाइनल रिवीजन चल रहा है आपका। वाहितमल क्या है और ये हानिकारक क्यों है?
तो इसके 3 कारण पूछे गए हैं। सीवेज क्या होता है, हार्मफुल टू अस, गिव एनी 3 रीजंस। तो वाहित मल, सीवेज तो घरों और उद्योग से निकलने वाला व्यर्थ गंदा पानी जिसमें मानव मल और गंदगी होती है, सीवेज कहलाता है। तो इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, यह जल जनित रोग जैसे कि टाइफाइड, हैजा, ये होता है इससे। यह जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी करता है जिससे मछलियां मर जाती हैं जलीय स्रोतों में, और इससे दुर्गंध और गंदगी भी फैलती है, अर्थात कई प्रकार की बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये आपके सीवेज, थोड़ा सा पानी पी लूं। अगला देखिए, 3 सूक्ष्म जीवों की सूची नीचे दी गई है। प्रत्येक द्वारा उत्पादित एक एक उत्पाद के नाम तथा उपयोग क्या क्या है। तो 3 माइक्रोब्स आर लिस्टेड बिलो, नेम द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई ईच वन ऑफ देम एंड मेंशन्ड देयर यूज। तो देखिए, पहला है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर, इससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है और ये फूड को प्रिजर्व करता है। ठीक है, अगला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए, यह अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा संदमक मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है। मोनोकोकस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस, इससे स्टेटिन प्राप्त होता है जो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्टेटिन। ठीक है, आगे देखिए, जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगर ऊर्जा का पूछे तब तो हमेशा ही वो सीधा बनता है, वो कभी उल्टा बनता ही नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का, लेकिन चूंकि यहां पर जैव भार का पूछा गया है तो ये सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। इसी प्रकार अगर संख्या का पूछा जाए तब वो भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, जो सीधा है बायो जैव भार का जो पिरामिड है बायोमास वाला सीधा है, तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि जंगल में बनेगा। इसमें जो उत्पादक हैं इनका भार सबसे अधिक होता है और उपभोक्ताओं का भार कम होता जाता है। वहीं पर अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें जैसे कि तालाब में, तो वहां पर जल के अंदर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका भार तो होता है कम, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनका भार होता है ज्यादा, इसीलिए ये बनता है उल्टा। तो उल्टे का मतलब हो गया कि जैसे ये ऊपर की तरफ खा रही हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा बड़ी मछली, इनको खाने वाली छोटी मछली, ये छोटी मछली हैं, ये खाती हैं जू प्लैंक्टन, तो यहां पर लिखा मैंने जू प्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन। तो इनका भार देखा जाए तो कम है, इससे इसका भार ज्यादा है, इनसे इनका भार ज्यादा है, इनका भार सबसे ज्यादा है, तो ये पिरामिड होता है उल्टा। जबकि हम जंगल की बात करें तो जंगल में जो उत्पादक होते हैं इनका भार है ज्यादा, तो ये है उत्पादक, जैसे कि पादप, इनका भार है ज्यादा, इनको खाने वाले बाकी के जीवों का भार कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पिरामिड बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर पूछे गए हैं, तो आपने पढ़ रखा है। खाद्य श्रृंखला, यह ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशीय होता है, एकल पथ होता है, जबकि खाद्य जाल ये कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनता है। फूड चेन जो होती है इसमें जीव एक ही पोषी स्तर पर होता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीव कई पोषी स्तरों पर हो सकता है। पोषी स्तर मतलब ट्रॉफिक लेवल, और फूड चेन में ये कम स्थिर होती हैं जबकि फूड वेब अधिक स्थिर होता है। तो जो फूड वेब जो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये आपस में कॉम्प्लेक्स होके एक जाल बनाती है, नेटवर्क, उसे कहते हैं खाद्य जाल। और खाद्य जाल में क्या होता है, एक जीव कई जीवों का भोजन हो सकता है या कई जीवों से भोजन वो ले सकता है, इसीलिए उसकी ट्रॉफिक लेवल चेंज हो जाती है। जबकि खाद्य श्रृंखला में ऐसा नहीं होता, उसमें एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह रहता है। ठीक है, और जो फूड वेब होता है वो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, जबकि फूड चेन स्टेबल कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां तक प्रश्न देखे हैं। आगे देखिए, डीएनए पैकेजिंग को स्पष्ट करते हुए इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। एक्सप्लेन डीएनए पैकेजिंग एंड राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट।
देखिए डीएनए की पैकेजिंग के लिए जो मॉडल दिया गया था उसका नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल, मैं चित्र बना देता हूं, बाकी का आपने पढ़ रखा होगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल, मेरे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल दी है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में एक प्रोटीन से बना हिस्टोन अष्टक होता है, हिस्टोन अष्टक होता है इसमें, और इसके स्टोन अष्टक के चारों तरफ डीएनए इस तरीके से लिपटा रहता है, और इसको कवर करने वाली ये प्रोटीन होती है H1, और ये है इसका डीएनए। और इस पूरे न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, 200 नाइट्रोजन बेस इसमें पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 200 नाइट्रोजन के बेस पेयर इसमें होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया था आउटडेट के द्वारा। तो न्यूक्लियोसोम में 8 जो प्रोटीन के अणु हैं, देखिए इसमें जो प्रोटीन होती है, ये वाली जो प्रोटीन होती है न्यूक्लियोसोम मॉडल डीएनए की पैकेजिंग में जो प्रोटीन काम आती है वो हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की हैं? तो आपका आंसर आएगा 5 प्रकार की। कौन कौन सी? तो H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो देखिए H2A, H2B, H3 और H4 इनके तो 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए यहां पर 8 मॉलिक्यूल होते हैं। और H1 ये बाहर की तरफ डीएनए को पकड़े रखती है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल्स देखना है तो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 12th वाली, तो वहां पर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम ये आपको डायग्राम याद रखना है और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डीएनए पैकेजिंग, तो एक लंबा डीएनए, लगभग एक डीएनए यूकैरियोट सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। तो ये एक छोटी सी कोशिका के छोटे से केंद्रक के अंदर कैसे व्यवस्थित होता है, इसे बताने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया था। ठीक है, तो डीएनए श्रृंखला को छोटे केंद्रक में समाहित करने के लिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपेटा जाता है डीएनए को, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यह संरचना मोतियों की माला के जैसी दिखाई देती है। ठीक है, स्टोन अष्टक होता है, इसमें धनात्मक आवेशित होता है और ऋणात्मक डीएनए को यह बांध लेता है। यह क्रोमेटिन फाइबर बनाता है आगे चल के, जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बना देता है। यूक्रोमेटिन हल्के और सक्रिय होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन गहरे और निष्क्रिय होते हैं। सीधी सीधी बात है, कोशिका के अंदर जो छोटा सा केंद्रक है उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस प्रकार व्यवस्थित रहता है, इसे समझाने के लिए डीएनए पैकेजिंग के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या है? न्यूक्लियोसोम मॉडल में एक स्टोन प्रोटीन जिसमें 8 स्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, जो कि कैसा होता है? धनावेशित होता है। इसके चारों तरफ डीएनए लिपटा रहता है, क्योंकि डीएनए ऋणावेशित होता है। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं तो बनता है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड आपस में मिलकर आगे चल के ये क्रोमेटिन बना लेते हैं। और क्रोमेटिन को जब अपन स्टेन करते हैं, रंगते हैं, तो जहां पर गहरा रंग आता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, जहां पर हल्का रंग आता है वो यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन सक्रिय होता है और हेट्रोक्रोमेटिन कम सक्रिय होता है। और ये जो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम की जो संरचना दिखती है वो ऐसे दिखती है जैसे धागे में मोती, माला के मोती पिरो दिए जाए, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर ये दिखती है। ठीक है, बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी वीडियो में, और आप अपनी किताब को अपने हिसाब से जो आपने क्वेश्चनों के आंसर तैयार किए हैं वो आपको याद रखने हैं। यहां पर तो मैंने उनका केवल शॉर्ट फॉर्म लगाया हुआ है ना। तो डिटेल्स आंसर जो आपने अभी तक याद कर लिए हैं, आप उन्हीं को बेहतर तरीके से याद और करते रहें। ठीक है, इनको ये आपके रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ इनके जो आंसर हैं उनको शॉर्ट टर्म में लिख लिया है। तो आपने जो व्यवस्थित और विस्तृत जो आंसर याद कर रखे हैं, आपको वो याद रखने हैं और वही पेपर में लिखने हैं। ठीक है, रिवीजन करना है तो आप यहां से इनके आंसर देख सकते हैं। प्रोटीन निर्माण की अनुलेखन क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो अनुलेखन है ना, तो गिव ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए किसको पूछा जा रहा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपकी किताब में डायग्राम दे रखा है, आप वहां से इसे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आपने देखा होगा यहां पर जैसे प्रमोटर लगा हुआ है,
यहां पर जैसे कि प्रमोटर, टर्मिनेटर लगा हुआ है ना, बाकी का स्ट्रक्चरल जीन है ये। तो यहां पर इसमें आके कौन बाइंड करता है, तो आपको पता है यहां पर कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरपी यहां जुड़ता है, और इसके साथ एक सिग्मा फैक्टर भी होता है, तो मैंने सिग्मा फैक्टर लगा दिया। ये जैसे ही इसके अंदर आता है, यहाँ प्रमोटर के साथ ये जुड़ जाता है, ये आगे की तरफ ऐसे चलता है, डीएनए कुंडली खुलती जाती है और एमआरएनए बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन है। इसके 3 डायग्राम है, आपकी किताब में दे रखे हैं, वहां से आप डायग्राम को देखेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें आपको एक इनिशिएशन या प्रारंभन याद रखना है, एक इलोंगेशन या दीर्घीकरण याद रखना है, और समापन याद रखना है। तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक के साथ प्रमोटर साइट से जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए रज्जुक के पूरक आरएनए का निर्माण करता है, और रो कारक के साथ मिलकर आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और नवनिर्मित एमआरएनए मुक्त हो जाता है। ये इसका शॉर्ट टर्म है, तो आप इसको याद कर लें भले ही, लेकिन आपको इसका व्यवस्थित आंसर ही पेपर में लिखना है। इतने से काम नहीं चलेगा अगर ये क्वेश्चन लेंदी आता है तो। ठीक है, साथ में आपको चित्र जरूर याद रखने हैं, और चित्र के लिए आपको अपनी किताब का सहारा लेना होगा। आगे है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया स्पष्ट करनी है। तो देखिए, आवृतबीजी पौधों में 2 नर युग्मक किसमें प्रवेश करते हैं, भ्रूणकोश में, एम्ब्रियो सैक में। तो अब इसमें 2 घटनाएं होती हैं, एक होती है सिनगेमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है तो जायगोट बनता है, और जायगोट से भ्रूण बनता है। तो एक बार निषेचन तो हो गया यहां। और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक 3N बनाता है, और इससे फिर बाद में एंडोस्पर्म बनता है। यह होता है त्रिक संलयन। चूंकि निषेचन 2 बार होता है, इसीलिए हम इसे दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, मेल गैमीट प्लस एग बराबर जाइगोट। जाइगोट किसको प्रोड्यूस बनाएगा, तो जाइगोट से फॉर्मेशन होगा किसका, एम्ब्रियो का। और मेल गैमीट्स, सेकंड जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से जोड़ता है तो एंडोस्पर्म बनता है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, असंग जनन को स्पष्ट करते हुए इसके 2 महत्व लिखिए। एक्सप्लेन द एपोमिक्सिस एंड राइट इट्स 2 इंपोर्टेंट। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना, ए लगा है ना, तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। यह एक अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है, और यह घास में पाया जाता है। ठीक है, महत्व क्या है, हाइब्रिड या संकर बीजों के गुणों को बनाए रखने में मदद करता है। लक्षण अलग नहीं होते इसमें, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, किसानों को हर साल नए बीज खरीदने की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, उनके कारक और उसका लक्षण। तो जैसे पहला रोग है टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है, तेज बुखार, पेट दर्द। ठीक है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बलगम जम जाता है एल्वलाई के अंदर। ठीक है, हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है, गंभीर दस्त और पानी की शरीर में कमी हो जाती है। क्षय रोग टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, लगातार खांसी, वजन कम होना। अब ये जो क्षय रोग है ना, टीबी, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग पूछे गए हैं, तो टाइफॉइड आपके सिलेबस में है और निमोनिया भी आपके सिलेबस में है। तो 2 तो आपको ये 100% याद रखने ही हैं। ठीक है, बाकी के ये 2 याद रख लें। आगे चलें, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, ये शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है। इसे बॉडी हमारी खुद ही बनाती है। जब बाहर से कोई एंटीजन जाता है तो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, अर्थात बाहर से एंटीजन गया, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, तो इसमें समय लगता है, तो ये धीमी होती है। ठीक है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर्यंत भी रह सकता है, तो ये लंबे समय तक रहती है, और इसकी मेमोरी भी रहती है, स्मृति रहती है, और इसका साइड इफेक्ट भी कम होता है। ठीक है, लेकिन निष्क्रिय, इसमें क्या होता है, बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, तो यह तुरंत असर करती है, और यह कम समय के लिए होती है, प्रतिक्रिया इसकी हो सकती है। ठीक है,
जैसे टेटनस का इंजेक्शन है, सर्प के वेनम का इंजेक्शन है, ये लगते हैं, तो ये आते हैं आपके निष्क्रिय में। ठीक है, आगे देखिए नीचे दिए गए चित्र में पीसीआर के चरण हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है, तो पीसीआर के आपको चरण याद रखने हैं। फुल डिटेल आपको खुद ही याद रखनी है और आपने कर भी ली होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले डीनेचुरेशन कराते हैं डीएनए का, तो इसे उच्च ताप पर डीएनए के दोनों रज्जुकों को हम अलग अलग कर लेते हैं। फिर इनका एनिलिंग होता है, तापानुशीलन, तो तापमान कम करके प्राइमर्स डीएनए के साथ में आरएनए प्राइमर जोड़ देते हैं, फिर इसका प्रसार करते हैं, तो इसमें टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है, और ये एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, और ये एंजाइम ऐसा है जो अधिक टेम्परेचर पर भी सक्रिय रहता है। ठीक है, तो इसके जो 3 स्टेप हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, इनकी डिटेल आपको पढ़नी है और पीसीआर से संबंधित डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है क्लोनिंग संवाहक की कोई 4 विशेषताएं, तो क्लोनिंग वेक्टर की 4 विशेषताएं आप यहां देख लें, यहां लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वीडियो था आज का, ये मेनली 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। आपको एक चीज याद रखनी है, HIV एड्स, इसको 100% याद करना है, इसके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है HIV एड्स की, तो आप इसे याद कर लें बहुत अच्छे से। ठीक है, इस बार ये एग्जाम में आ सकता है HIV एड्स। और एक आपको ड्रग याद रखने हैं, और ये 2 हो गए। मलेरिया रोग से के भी आने की संभावना है इस बार खूब सारी, तो आपको वो भी याद रखना है। और भी वीडियो में इससे संबंधित और लेके आऊंगा जिसमें और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, मैंने आपको कोशिश करी है पूरा ये जो क्वेश्चन है इनको सबको कंप्लीट कराने की। वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको नोट डाउन कर लें और 1-2 बार वीडियो भी देखेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और इसी प्रकार आपके कुछ चैप्टर बचे हैं उन पर डिटेल्ड वीडियो भी मैं अभी बनाऊंगा, तो वो आपको आगामी दिनों में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को केवल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, ऑल पर क्लिक करना है, तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे टाइमली। परीक्षा से पहले आपको पूरा करा दिया जाएगा, तो संदीपनी क्लासेस पर आप भरोसा कर सकते हैं। संदीपनी क्लासेस के साथ ट्रस्ट बनाए रखिए, सपोर्ट और अपना प्यार दिखाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।